कभी ना कभी आपकी ज़िंदगी में कुछ इस तरह के वाक़यात ज़रूर पेश आते हैं जिन पे आप जब भी गौर करें तो आपको वो ना सिर्फ खौफ में मुब्तला कर देते हैं बल्कि कुछ देर तक आप उसके सहर से या उसके खौफ से बाहर नहीं निकल पाते। ऐसे ही कुछ वाक़यात हैं जो मेरी ज़िंदगी में भी मेरे साथ पेश आए थे। मेरा नाम ज़फ़र है और ये जो वाक़या मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ ये अब से तकरीबन आप कह सकते हैं कि 24 से 25 साल पुरानी बात है। 1999 चल रहा था और मेरे जो घर वाले थे जो कि सांगड़ में रहा करते थे मेरी शादी की तैयारी कर रहे थे। अब मेरे घर वाले मुझे पहले ही इन्फॉर्म कर चुके थे कि जब मेरी शादी होगी तो कुछ दिन मैं वहाँ पे रह सकता हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे अपनी बीवी के लिए किसी नए घर का इंतज़ाम करना होगा। और ये कोई अनोखी बात नहीं थी। हमारा जो सिस्टम था या हमारी जो बिरादरी थी उसमें हुआ भी यही करता था कि जब भी किसी की शादी हुआ करती थी तो लड़के के ऊपर लाजिम था कि वो अपनी बीवी के लिए या अपनी आने वाली दुल्हन के लिए किसी न किसी दूसरे घर का इंतज़ाम करे। अब जब मेरी शादी हुई तो मेरे पास भी 1 हफ्ते का टाइम था और 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुझे जो है किसी दूसरे घर का इंतज़ाम करना था। सच्ची बात यह है कि उस दौर में मेरी जो तनख्वाह थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो मैं कोशिश कर रहा था कि कोई ऐसा घर मिल सके जिसका जो किराया है वो कम से कम हो सके। ऐसा ही हुआ कि मैं काफ़ी अरसे तक घर को तलाश करता रहा और बिलाखिर सांगड़ में एक बहुत मशहूर कब्रिस्तान है। उस कब्रिस्तान के बिल्कुल सामने जो घर बने हुए हैं उन घरों में मुझे एक घर मिला। अब ये जो घर मुझे मिला था इसकी जो लोकेशन थी, क्योंकि वो कब्रिस्तान के सामने मौजूद थी, तो उसका जो किराया था आप समझ लें कि सांगड़ शहर के मुकाबले में निस्बतन आधा था। खैर मैंने जैसे ही मुझे घर मिला अपना जो भी सामान था वो सारा का सारा वहाँ पे शिफ्ट करना शुरू किया और 2 से 4 दिन के अंदर अंदर मैं अपनी बीवी को लेके उस घर के अंदर सेटल हो गया। ये जो घर था ये मैंने किराए पे लिया हुआ था और यहाँ का जो मालिक मकान था वो सांगड़ शहर के अलावा किसी और शहर में रहा करता था। अब क्योंकि हमारा जो एरिया था या जो हमारा शहर था वो इतना बड़ा शहर नहीं है, तो आमतौर पे लोगों को घर हासिल करने में इतनी मुश्किलात नहीं हुआ करती। लेकिन क्योंकि इस घर का जो मालिक था वो इस शहर में मौजूद नहीं था, तो मजबूरन एक स्टेट एजेंट था जो बीच में मौजूद था, जिसके ज़रिए मैंने उस मालिक मकान से इस घर को 6 महीने के लिए किराए पे हासिल किया था। 2 महीने का जो किराया था मैं उसको ऑलरेडी एडवांस में दे चुका था और मेरी पूरी कोशिश थी कि जितना अच्छा हो सकता है अपने घर को डेकोरेट कर सकूं या इसमें जो भी सामान वगैरह डालना है वो अच्छे से अच्छा रख सकूं। खैर जब मैंने अपना जो भी सामान था घर के अंदर शिफ्ट किया तो 2 या 3 दिन ऐसे ही गुजर गए। 2 या 3 दिन तक जो मेरी बीवी थी वो बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन जैसे ही 2-3 दिन गुजर चुके थे तो मैं देख रहा था कि इसका जो मूड है वो एकदम से चेंज होना शुरू हो चुका है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था जैसे वो चिड़चिड़ी है या यकीनन किसी न किसी परेशानी का शिकार है। मैं उससे जो भी सवाल करता वो उसका सही तरह न जवाब देती, बल्कि हमेशा मुझे कुछ इस तरह से गुस्से में जवाब दिया करती कि मैं परेशानी में मुब्तला हो जाता। शुरू शुरू में जब मैंने उससे पूछना शुरू किया कि बताओ ऐसी कौन सी बात है कि तुम मुझसे सही तरह से बात नहीं किया करती, जब मैंने मुसलसल उससे पूछा तो कहने लगी कि जब से हम लोग इस घर में आए मुझे कुछ अजीब सी बातें हैं जो ना सिर्फ महसूस हो रही हैं बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि इस घर में हमारे साथ कोई और भी रहा करता है। अब ये जो घर था मुकम्मल तौर पे मेरी कस्टडी में था और हमारे अलावा इस पूरे घर में कोई भी नहीं रहा करता था।
लेकिन जब उसने इस तरह से कहा कि इस घर में हमारे अलावा भी कोई ना कोई रहा करता है, तो मैंने उससे दोबारा से पूछा कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। तो वो कहने लगी कि अक्सर जब आप इस घर में मौजूद नहीं होते या आप किसी काम से बाहर निकले हुए होते हैं, तो मुझे बाकायदा ऐसा लगता है जैसे इस घर की जो छत है, उस छत के ऊपर कोई वॉक कर रहा है। वॉक करने का तो चले आप कह सकते हैं कि हो सकते हैं कोई बिल्ली हो या बराबर वाले घर से किसी के ऊपर छत पे मौजूद होने की आवाज़ आ रही हो। लेकिन बात यह है कि अभी जो पिछले 2-3 दिन गुजरे हैं, उनमें जब भी मेरी रात में आँख खुली है और जब भी मैं वॉशरूम की तरफ जाती हूँ, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे जो हमारा जीना है, उस जीने पे कोई खड़ा हुआ है, और ना सिर्फ खड़ा हुआ है बल्कि मुसलसल मेरी तरफ देख रहा है। और जब मैं उसकी तरफ देखने की कोशिश करती हूँ, तो ऐसा लगता है जैसे वहाँ पे कोई मौजूद ही नहीं था। अब मेरी समझ नहीं आता कि जो कुछ मुझे महसूस हो रहा है, क्या ये एक हकीकत है या मेरे साथ कोई जहनी मसला हो चुका है। अब ये जो उसकी बात थी, ये बड़ी माकूल बात थी, और उसको भी इस बात पे शक था कि वाकई में कोई वहाँ पे मौजूद हुआ करता है या फिर शायद ये उसका वहम है। लिहाजा मैंने जब उसकी बात सुनी, तो मैंने उससे कहा कि परेशानी की कोई बात नहीं है, हो सकता है कि तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा हो, इस बात का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। खैर, जब मैंने उसको समझाया तो 2 या 3 दिन तक उसका जो बिहेवियर था वो बहुत नॉर्मल था। लेकिन 2-3 दिन के बाद रात के तकरीबन 3, साढ़े 3 बजे का टाइम था कि एकदम से उसने सोते हुए मुझे उठाया। अब जैसे ही उसने मुझे उठाया, तो वो कहने लगी कि मेरे साथ सामने खिड़की के पास चलें, खिड़की से बाहर की तरफ देखें। ऐसा लग रहा है जैसे सामने जो कब्रिस्तान नज़र आया करता है, उस कब्रिस्तान के अंदर एक लड़की खड़ी हुई है, और ना सिर्फ वो खड़ी हुई है बल्कि मुसलसल हमारे घर की तरफ या मेरी तरफ देख रही है। अब रात के इस पहर में जब उसने इस तरह की बात की, तो एकदम से मैं भी डर के उठ गया, और मैं उससे पूछने लगा कि भला इतनी रात में तुम्हें बाहर की तरफ झांकने की या कब्रिस्तान की तरफ देखने की क्या ज़रूरत थी। ये सुनने के बाद मेरी बीवी कहने लगी कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं खिड़की पे खड़े होके कुछ देर के लिए बाहर की तरफ झांक लेती हूँ, और जब मुझे नींद आएगी तो मैं सोने के लिए लेट जाऊंगी। अब जैसे ही मैंने खिड़की खोली, और खिड़की खोलने के बाद जब मेरी नज़र कब्रिस्तान की तरफ पड़ी, तो मैंने देखा कि एक 18 या 20 साल की लड़की है, जो ना सिर्फ कब्रिस्तान के अंदर खड़ी हुई है बल्कि वो मुसलसल हमारे घर की तरफ या मेरी तरफ देख रही है। एक अजीब बात यह है कि उसकी जो आंखें हैं, इस अंधेरे में ऐसा लग रहा है कि उसकी आंखें नहीं हैं, बल्कि उसकी आंखों की जगह कोई लाल शोले हैं या अंगारे हैं जो चमक रहे हैं। बहरहाल जैसे ही उसने इस लड़की को देखा, तो उसके बाद वो एकदम से अंदर आई और उसने मुझे आके उठा दिया। अब उसके कहने पे जब मैं उसके साथ खिड़की की तरफ गया और मेरी नज़र सामने जो कब्रिस्तान मौजूद था, उस कब्रिस्तान के ऊपर पड़ी, तो मैंने देखा कि वाकई में ऐसा लग रहा है जैसे कोई 18 या 20 साल की लड़की है, जिसने अपने बालों को न सिर्फ खोल रखा है बल्कि कुछ अजीब से अंदाज में अपने मुंह को वो चला रही है, जैसे कि वो किसी अजीब सी ज़बान में न सिर्फ बात कर रही हो बल्कि हमारी तरफ देख के गुस्से का इजहार कर रही हो। उसने सफ़ेद कलर का लिबास पहन रखा था और बज़ाहिर ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ही गुस्से में न सिर्फ हमारी तरफ देख रही है बल्कि शायद वो हमें इंटीमेट करना चाहती है कि जैसे हम लोग पीछे हट जाएं। अब मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा हो चुका था कि रात के इस पहर में, इस वीराने में, इस कब्रिस्तान के अंदर किसी भी तरह इंसान या लड़की
मौजूद नहीं हो सकती। खैर, मैंने अपनी बीवी को पीछे की तरफ किया और मैंने उस पर गुस्से का इजहार किया। मैंने कहा कि इतनी रात में कब्रिस्तान की तरफ झांकने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो भी कुरानी आयत मुझे आती थी मैंने वो पढ़ना शुरू की और पढ़ने के बाद पूरे घर का या पूरे कमरे का हिसार किया। पूरी रात इसी तरह बेचैनी के आलम में गुजरी और एक अजीब सा खौफ था जो ना सिर्फ मेरी बीवी पे तारी था बल्कि मुझे भी लगने लगा था कि ये घर किराए पे लेके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इस वाक़े के बाद से मैंने पूरी कोशिश शुरू कर दी थी कि मैं 12 साढ़े 12 बजे तक अपनी बीवी को कहता कि वो हिसार करे और हिसार करने के बाद सो जाए, और जब वो सो जाती तो उसके बाद मैं सोने की कोशिश किया करता। मैं नहीं चाहता था कि जो मेरी बीवी है वो मज़ीद डरे या उसका सामना किसी भी तरह से इस तरह की मखलूक़ात से हो। इसी तरह तकरीबन 3 या 4 दिन मज़ीद गुजरे और बज़ाहिर लग रहा था जैसे सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। ठीक 4 दिन के बाद इसी तरह रात का टाइम था, मेरी बीवी सो चुकी थी और रात के तकरीबन 1:30 या पौने 2 बज रहे थे। अब 1:30 पौने 2 बजे के टाइम इत्तफाक से मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि जैसे मुझे वॉशरूम जाना चाहिए। अब जैसे ही मैं खड़ा हुआ और खड़े होने के बाद वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगा तो हमारा जो घर था वो कुछ इस तरह से था कि अगर हम इस रूम से निकलें तो बराबर में एक डाइनिंग रूम टाइप की जगह मौजूद थी। उधर से गुजर के सीधे हाथ की तरफ वॉशरूम आया करता था। जैसे ही मैं अपने कमरे से बाहर निकला और मेरी नज़र सामने जो डाइनिंग टेबल पड़ी हुई थी उस तरफ पड़ी तो मैंने देखा कि डाइनिंग टेबल के ऊपर बाकायदा एक लड़की बैठी हुई है, यानी कि जैसे डाइनिंग टेबल पे बैठ के लोग डिनर वगैरह किया करते हैं वैसे ही वो चेयर पे बैठी हुई थी। और अजीब बात ये थी कि उसके सामने बहुत सारी हड्डियां पड़ी हुई थी। ये एक बिल्कुल ही अजनबी लड़की थी जिस लड़की के बारे में ना मैं जाना करता था और ना ही ये मेरी बीवी की कोई जानने वाली थी। ऐसा लग रहा था जैसे रात के इस पहर में वो डाइनिंग टेबल पे बैठी हुई कुछ हड्डियां खा रही है। अब जैसे ही मेरी पहली नज़र उसके ऊपर पड़ी तो तकरीबन 5 या 10 सेकंड तक मैं उसको देखता रहा। वो जो भी लड़की थी वो मेरी तरफ नहीं देख रही थी बल्कि मुसलसल वो हड्डियां खाने में लगी हुई थी। अब जैसे ही मैंने उस लड़की को अपने बराबर वाले रूम में देखा तो मुझ पे एक अजीब सा खौफ तारी हो चुका था। मैं एकदम से पलटा और वापस से अपने कमरे के अंदर आ गया। अब जैसे ही मैं अपने कमरे के अंदर वापस आया तो सबसे पहले मैंने दरवाज़े को लॉक किया और लॉक करने के बाद जो भी कुरानी आयत वगैरह मुझे आया करती थी मैंने वो ज़ोर ज़ोर से पढ़ना शुरू कर दी। तकरीबन 20 या 25 मिनट तक मैं मुसलसल तिलावत करता रहा और उसके बाद जाके जब मेरे औसान बहाल हुए तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके दोबारा से दरवाज़ा खोला। अब जब मैंने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोलने के बाद सबसे पहले जब मेरी नज़र उसी टेबल पे पड़ी तो अब वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। काफ़ी देर तक मैं ऐसी शशोपंज में रहा कि जो कुछ मैंने देखा था या जो लड़की मुझे नज़र आई थी वो वाकई में नज़र आई थी या फिर मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा था। इसी तरह कुछ मज़ीद टाइम गुज़रा और इत्तफाक से दिन के टाइम में जो हमारे क़रीब व जवार में लोग रहा करते थे मेरी उनसे सलाम दुआ हुई। अब जब सलाम दुआ हुई तो आहिस्ता आहिस्ता करके हमारी जो बातें थी वो बढ़ना शुरू हुई और बिलाखिर ये जो सलाम दुआ थी वो 2 से 3 दिन के अंदर अंदर दोस्ती में तब्दील हो गई। इसी तरह जब 2 या 4 दिन मज़ीद गुज़र गए तो हमारे जो पड़ोसी थे मैंने उनसे इस तरह के वाक़यात के बारे में ज़िक्र किया।
मैंने उनको बताया कि इस तरह से रात के टाइम में एक लड़की को मैंने ना सिर्फ कब्रिस्तान के अंदर देखा है, बल्कि वही लड़की हमारे बराबर वाले रूम में रात के टाइम में हड्डियां खाती हुई नजर आई है। तो ये सुनने के बाद जो हमारे नेबर थे वो कहने लगे कि जो एरिया है, ख़ासतौर पे जो आपका घर है या हमारा घर है या इसी तरह के जो 5-6 घर एक साथ मौजूद हैं, उस एरिया में इस तरह के वाक़यात और इस तरह की चीज़ें हुआ करती हैं। जैसे कि वो कहने लगे कि इसी तरह एक रात थी और रात के तकरीबन 10:30-11 बजे का टाइम था। इत्तेफाक से जो मेरे घर वाले थे वो सारे के सारे सो चुके थे और मैं किसी भी काम की वजह से जाग रहा था। अब जब मैं अपने कमरे में मौजूद था तो मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मुझे प्यास लग रही है। मेरी हमेशा से आदत थी कि जब भी मैं सोने के लिए लेटा करता था तो अपने साथ पानी की बोतल रखा करता था, और ये जो पानी की बोतल थी ये ना सिर्फ भरी हुई हुआ करती थी बल्कि मेरी आदत थी कि मैं अक्सर ठंडा पानी पिया करता था। इत्तेफाक से जिस रात ये वाक़या पेश आया तो उस रात पानी की जो बोतल थी वो मेरे कमरे में मौजूद होने के बजाय ऐसा लग रहा था जैसे किचन के अंदर ही रह गई है। अब जब मैं अपने कमरे से निकला और पानी लेने के लिए किचन की तरफ जाने लगा तो इत्तेफाक से मेरे कमरे से किचन के दरमियान जो डिस्टेंस मौजूद था, उस डिस्टेंस के दरमियान लेफ़्ट साइड पे दरवाजे के पीछे सीढ़ियाँ मौजूद थीं, और ये जो दरवाज़ा था ना सिर्फ खुला हुआ था बल्कि मुझे मुकम्मल तौर पे जो भी सीढ़ियाँ थीं वो नज़र आ रही थीं। जैसे ही मैं अपने कमरे से बाहर निकला और मेरी नज़र उन स्टेयर्स की तरफ पड़ी तो मुझे ऐसा लगा कि स्टेयर्स की तरफ किसी के मुझे बाल नज़र आ रहे हैं। जैसे कि आम तौर पे अगर कोई सीढ़ियों पे बैठा हुआ हो तो वो या कम से कम उसके बाल ज़रूर नज़र आया करते हैं। वैसे ही जब मुझे किसी के बाल नज़र आना शुरू हुए तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा, क्योंकि ये जो बाल थे ये बड़े बड़े कर्ली बाल थे और ऐसा लग रहा था ये जो बाल हैं बहुत ज़्यादा गंदे बाल हैं। अब जैसे ही मेरी नज़र उन बालों के ऊपर पड़ी तो मैंने सोचा कि आगे बढ़ता हूँ और देखता हूँ कि इतनी रात में आखिर कौन है जो सीढ़ियों पे बैठा हुआ है। अब जैसे जैसे मैं सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहा था वैसे वैसे ऐसा लग रहा था कि जो भी वहाँ पे बैठा हुआ है उसको अंदाज़ा हो चुका है कि मैं उसकी तरफ बढ़ता चला आ रहा हूँ। इससे पहले कि मैं स्टेयर्स के पास पहुँचता और उसको देखता, मेरे वहाँ पहुँचने से पहले पहले जो भी वहाँ पे बैठा हुआ था वो एकदम से खड़ा हो गया। अब जैसे ही मेरी नज़र उस वजूद पे पड़ी तो मैंने देखा कि एक लड़की है जो कि बज़ाहिर 18 या 20 साल की लग रही है, और उसका जो कॉम्प्लेक्शन है वो मुकम्मल तौर पे ब्लैक है। इसके साथ साथ उसकी आंखों में कुछ अजीब सी कशिश मौजूद है। ऐसा लग रहा है जैसे उसकी आंखें इस अंधेरे में भी ना सिर्फ चमक रही हैं बल्कि वो बड़े अजीब तरीके से मेरी तरफ देख रही है। इसी दौरानिए में मुझे ऐसा लगा जैसे उसका जो मुंह है, यानी उसके जो होंठ हैं, वो बहुत बड़े बड़े से होंठ हैं, जैसे कि आम तौर पे किसी के होंठ अगर सॉइल कर जाएं तो कैसे लगा करते हैं, बिल्कुल वैसे ही उस लड़की के होंठ थे, और वो इस कदर बड़े बड़े होंठ थे। ऐसा लग रहा था कि इसके होंठ ना सिर्फ सॉइल कर चुके हैं बल्कि इसके होंठों पे या इसके मुंह पे ज़ख़म मौजूद हैं। कुछ अजीब से तरीके से वो मुझे देख के ना सिर्फ मुस्कुरा रही थी बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे डर का या मेरे खौफ में मुब्तला होने का मजाक उड़ा रही है। बहरहाल जैसे ही मेरे जहन ने काम करना शुरू किया और मुझे यकीन हो चला कि जो भी मखलूक है इसका हमारे घर से या हमारे घर वालों से या कम से कम इसका इंसान होने से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो मैंने फ़ौरन से अगले ही लम्हे आयतुल कुर्सी की तिलावत शुरू कर दी। जैसे ही मैंने आयतुल कुर्सी की तिलावत शुरू की तो जो भी औरत थी वो अजीब तरीके से गुस्से की हालत में
न सिर्फ मुझे देखने लगी बल्कि एकदम से वो पलटी और पलटने के बाद अजीब तरीके से ऊपर की तरफ चढ़ती हुई देखते ही देखते गायब हो गई। अब ये जो वाक़या इन साहब ने मुझे सुनाया था, ये जो भी वाक़यात मेरी फैमिली और हमारे साथ हुए थे, इससे ये बात तो जाहिर हो रही थी कि ये जो पूरा इलाका है, ख़ास तौर पे ये जो कब्रिस्तान के सामने जितने भी घर मौजूद हैं, ये सारे के सारे ना सिर्फ हॉन्टेड हैं बल्कि वही सेम लड़की या वही मखलूक इन तमाम घर वालों को ना सिर्फ नज़र आया करती है बल्कि वो इन सबको डराने की कोशिश किया करती है। अल्लाह का शुक्र है कि उसके कुछ अरसे बाद हमने ना सिर्फ अपना घर चेंज कर लिया था बल्कि हमने तौबा कर ली थी कि ज़िंदगी में कभी भी किसी भी कब्रिस्तान के सामने ना ही कोई घर ख़रीदेंगे और ना ही कभी कोई काम करेंगे।